वेलकम अगेन एवरीवन। मैं आज फिर एक बार आपके साथ साथ हूँ। आज हम वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं द विशाल एकेडमी के थ्रू। यहाँ जो करंट अफेयर्स हम करेंगे वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स करेंगे हम। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की? बोइंग C-17, डोनियर 228, एयरबस A320, लॉकहीड मार्टिन F-16। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डोनियर 228। ओके। HAL ने गुयाना रक्षा बल को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे। विमानों को 2 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमान में सवार होकर चड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने HAL का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर डिलीवरी की घोषणा की। राष्ट्रपति अली ने भारत में HAL सुविधा का दौरा किया था और डोर्नियर 228 विमान की में रुचि व्यक्त की। ठीक है। विमानों की डिलीवरी से गुयाना की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली किसका था? इंडिया और गुयाना का। ठीक है। और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना 2024 में मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? अभी ये मियामी ओपन चल रहा था, आपने देखा होगा। तो इसमें इन्होंने सबसे मतलब जो ATP मास्टर्स है, ठीक है, इस ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे ये। ठीक है। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो बेरिसो डेयो फामोफे। ठीक है। अफ्रीका के सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बारी से दियोमाए फे की जीत की पुष्टि की है। तो सेनेगल कहाँ पे पड़ता है? अपने अफ्रीका का सबसे वेस्टर्न देश है, याद रखना। ठीक है। अफ्रीका का सबसे वेस्टर्न देश है सेनेगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेत, थाईलैंड और IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? तो PV सिंधु, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल या मैरी कॉम? मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक पद विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया और 1 अप्रैल 2024 को फुकेत, थाईलैंड और IWF विश्व कप की सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने अपनी योग्यता हासिल की। तो ये ध्यान में रखना कौन कौन से थे। फुकेत, थाईलैंड में IWF। ठीक है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किसने किसने किया? मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? ठीक है। अभी एक न्यूज़ में काफ़ी चर्चा चल रही है एक द्वीप के बारे में जो भारत, ठीक है, इंडिया और इसके श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। तो उसका क्या नाम है? लक्षद्वीप, मालदीव एकदम ही अलग है, अंडमान द्वीप भी एकदम अलग है। ठीक है। तो कच्चाथीव द्वीप। कच्चाथीव विवाद फिर से उभर आया है जिससे विवाद और बहस छिड़ गई है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये इतना विवाद हो रहा है? ये जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक समझौते के माध्यम से कच्चा वीतू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक है। 1974 में जब कांग्रेस थी तब ये जो एक समझौता हुआ था उसके माध्यम से ये जो द्वीप है श्रीलंका को सौंप दिया गया। यह द्वीप 1.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अप्रॉक्स 2 वर्ग किलोमीटर हो गए। भारतीय तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है।
ठीक है। यह समुद्र के मध्य में स्थित दोनों देशों से समान दूरी पर है और भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। द्वीप में एक ही संरचना है। सेंट एंथनी नामक एक चर्च है जिसे 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। भारत और श्रीलंका दोनों के पादरी इसके प्रशासन की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, एक तो भारत से ये जो द्वीप है ये अप्रोक्स 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। भारत और श्रीलंका दोनों के पादरी इसके प्रशासन की देखभाल कर रहा है और ये यहाँ पे एक जो चर्च है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ये जो द्वीप है 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट से उभरा था। ठीक है, मध्ययुगीन काल के दौरान शुरुआत में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा था। बाद में 17वीं शताब्दी में नियंत्रण रामानंद जमींदार पर स्थानांतरित हो गया। अपने प्रचुर मछली संसाधनों के कारण भारत और श्रीलंका दोनों ने 1921 में मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इस द्वीप पर दावा किया। एक सर्वेक्षण में कच्चा थीवू को श्रीलंका का हिस्सा घोषित किया गया, लेकिन भारत ने इस पर अपना स्वामित्व जताना जारी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा कच्चा थीवू द्वीप, ये भारत श्रीलंका इसके बीच में है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसके अलावा ये वही चीज़ है 1974 में कांग्रेस ने दिया था। उद्देश्य था श्रीलंका के साथ भारत के समझौतों को मजबूत करना। ठीक है, हालांकि ये निर्णय विवादास्पद बना हुआ है और हाल की राजनीति चर्चाओं ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवू को श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। तमिलनाडु की डीएमके सरकार लगातार इस द्वीप को भारत में वापस लाने का आग्रह करती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फतह अल सीसी, होस्नी मुबारक, अनवर सादात, मोहम्मद मुर्सी। ठीक है, तो अब्देल फतह अल सीसी। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? जगनान, जिगेंग, बीजिंग, शंघाई। ये तो चाइना से रिलेटेड हो गए। ठीक है, जगनान। ठीक है, हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जगन्नान में एक मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। ठीक है, हालांकि भारत इन प्रयासों को अस्वीकार करने के लिए दृढ़ है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी नाम बदलने से हमारी सीमाओं के भीतर राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है सिर्फ, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है, या चीन अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से पुकारता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? एक गगन शक्ति अभ्यास चलाया गया है। ठीक है, ये बाकी अलग है। गगन शक्ति अभ्यास के बारे में अपन और देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जैसलमेर के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अभ्यास के दौरान वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना अभ्यास के लिए रसद सहायता प्रदान कर रही है, जिससे पूरे भारत में लगभग 10,000 IAF कर्मियों और गोला बारूद की आवाजाही में सुविधा होगी। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल रेल मोबिलाइजेशन प्लान पहलुओं को मान्य करना है। गगन शक्ति देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी शामिल है। अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30, जैगुआर, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड जैसे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। पिछला गगन शक्ति अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान भारतीय वायुसेना ने हवाई युद्धाभ्यास के 2 चरणों में 11,000 से अधिक उड़ानें पूरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ठीक है, मून और जो भी अन्य खगोलीय पिंड है उनके लिए मानक समय, जैसे अपना भी एक मानक समय है ना,
स्टैंडर्ड टाइम लाइक सेम उस तरह का एक प्रस्तावित मानक समय है। सो उसका नाम है समन्वित चंद्र समय, LTC। ठीक है, समन्वित चंद्र समय, LTC। यह निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को LTC के लिए 2026 के अंत तक एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति के बीच औसत समय का अंतर क्या रहेगा? ठीक है, तो पृथ्वी आधारित घड़ी में 58.7 माइक्रोसेकंड खो देगी, मतलब हानि होगी। इसमें क्या रहेगा, अपन ये मान सकते हैं एक गैप रहेगा। ठीक है, जो कितना होगा 58.7 माइक्रोसेकंड। ठीक है, इसके अलावा इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। व्हाइट हाउस ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से नासा को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए चंद्रमा का एक एकीकृत मानक स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को समन्वित चंद्र समय LTC के लिए 2026 के अंत तक एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चंद्रमा और आकाशीय पिंडों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए LTC चंद्र अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के लिए एक समय पालक बेंचमार्क प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आएगा, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना, एक चंद्र आधार स्थापित करना जिसमें कई कंपनियां अंतरिक्ष यान देश शामिल होंगे। ठीक है, एकीकृत चंद्र समय मानक की कमी अंतरिक्ष यान संचार सिंक्रोनाइजेशन चंद्रमा पर वाणिज्य गतिविधियों के बीच डेटा हस्तांतरण में रुकावट पैदा करती है। LTC स्थापित करने के लिए चंद्र सतह पर परमाणु घड़ियों की तैनाती आवश्यक तो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वही है कि भाई चंद्रमा और जो अन्य खगोलीय पिंड है उसमें एक टाइमलाइन, एक मानक समय निर्धारित करना है। ठीक है, ताकि ये कि कोई चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना हो, ठीक है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं आए। और अब ये जैसे कंपनियां अंतरिक्षयान और इसको एक लार्जर अमाउंट में भेजना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? सो नेक्सार-19। ठीक है, ये कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? सो ये एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ठीक है, टी सेल थेरेपी है। CAR-T ये थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए सभी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है, रोगी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। सो ये एक अपनी नीव थेरेपी है। इसके अलावा जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? नेक्सार-19। ठीक है, इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। SFC-DRDO द्वारा अग्नि प्राइम की परीक्षण उड़ानें कहाँ आयोजित की गई थी? सो ये APJ कलाम द्वीप पर की गई थी। सामरिक बल कमान और DRDO द्वारा 3 अप्रैल 2024 को कलाम द्वीप ओडिशा से अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की सफल परीक्षण उड़ान आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक तो हम ये देख सकते हैं कि भाई जो SFC और DRDO द्वारा किया गया, ठीक है, अग्नि प्राइम की उड़ान का परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था? कलामद्वीप। कलामद्वीप कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो अग्नि प्राइम है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हम जब भी कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, आगे से आगे डॉट कनेक्ट करोगे ना तो एक इजी वे में याद होता रहेगा, एक टाइमलाइन, एक स्टोरी क्रिएट होती रहेगी, तो कभी भी इन फ्यूचर भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, आप
कुछ चीज़ें भूल सकते हो, लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक वे में एक स्टोरी याद रखोगे वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार फिर इसको देखोगे, रिकॉल करते ही वो सारी स्टोरी दिमाग में वापस रिपीट हो जाती है। 14th क्वेश्चन ये रहेगा, पोगालियम त्यौहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? तो ये पंगुनी, मार्च या अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये तमिल के इरोड ज़िले में मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली साउथ का त्यौहार है ये। इसके बाद ये देवी पोकल्ली पार्वती मरियम के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्थान क्या रहता है? ग्रामीण तमिलनाडु रहता है। समय मैंने अभी बताया था, महीना पुगिन, इट मीन्स हो गया मार्च और अप्रैल। ठीक है, 2 से 3 दिन चलता है। उद्देश्य क्या रहता है? स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसमें एक होता क्या क्या है, अग्नि मशालों के साथ जुलूस निकालते हैं जो कि भक्ति का प्रतीक है। मूर्ति को पवित्र प्रसाद से स्नान करवाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और नृत्य, भोजन प्रसाद देते हैं। ठीक है, और ये जो मंदिर है, मंदिर महोत्सव की मुख्य विशेषता में क्या क्या रहेगा? 3 अप्रैल 2024 को अग्नि मशाल जुलूस में 50,000 से अधिक भक्तों ने भाग लिया था। देख सकते हो कितनी बड़ी एक लार्जर अमाउंट में लोग आए थे। ठीक है, भक्तों का मानना है त्यौहार के दौरान जलते हुए गड्ढों पर चलने पर आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, यह मंदिर पौराणिक वेल परी से जुड़ा है, जो सुरक्षित थे और अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा दिवस क्या है? ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये अपने 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना पूरी दुनिया भर में। ठीक है, इसके अलावा भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इराह। ठीक है, इराह, हालांकि अभी तक इसका ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, ट्रेलर भी नहीं, आई थिंक टीजर लॉन्च हुआ है इसका। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे चल, अब एक क्वेश्चन और आता है, एआई के जनक कौन है? ठीक है, तो जॉन मैकार्थी है। ये याद रखना, अभी एआई काफ़ी चर्चा में रहता है। ये ऐसा कहते हैं कि भाई ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा। ठीक है, अब इस देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो दोनों चीज़ों को लेके ही चलना पड़ेगा। पॉजिटिव भी याद रखो, नेगेटिव भी याद रखो। मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा टोटल एआई बेस्ड। ठीक है, उस पर अपन एआई की मैं डिटेल से बात करेंगे। एआई हमारे लिए कैसे हमारे लिए वरदान और कैसे हमारे लिए श्राप है, हम दोनों चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स दोनों, उसको देखेंगे। ठीक है, एआई का जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये छत्तीसगढ़ स्थित वेदांत एल्यूमिनियम इकाई बाल्को ने एएसआई प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन हासिल किया है, जो भारतीय उद्योग के लिए एक अग्रणी मील का पत्थर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने बाल्को ने एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव, ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह सम्मान बाल्को को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, प्रमाणन अवलोकन बाल्को ने प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए कोरबा में अपनी सुविधा के लिए एएसआई प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त किया है। प्रमाणीकरण 3 स्थिरता स्तंभों, पर्यावरण, सामाजिक शासन में 11 सिद्धांतों और 62 मानदंडों के बाल्को के पालन को मान्यता देता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक याद रखना, वेदांत एल्यूमिनियम इकाई को मानक 3 प्रमाणन हासिल मिला है। ठीक है, मानक V3 किसको मिला है? वेदांत एल्यूमिनियम इकाई को। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, मानक V3 क्या है? ठीक है, तो V3 क्या है? V3 में एक्चुअली ये रहता है, ये एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि भाई आप पर्यावरण, ठीक है, समाज और शासन में एक सिद्धांत, एक पॉजिटिव वे में जा रहे हो। ठीक है, इसमें 62 मानदंड होते हैं। ठीक है, जो इनका पालन करना एक, ये मान सकते हैं कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो अगर कोई कंपनी पालन करती है तब उसको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में
जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? सो बिल्किस मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारत की पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है, ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? ठीक है, तो इसको पहले की तरह ही रेखा है, उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो वर्तमान में 6.5% है, पहले भी यही थी। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अल्पकालीन तरलता के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है। ठीक है, बैंक लेता है आरबीआई से उधार। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों लेता है? लिक्विडिटी के लिए। कभी कभी लिक्विडिटी इशू आ जाता है बैंकों को, इसलिए बैंक आरबीआई के थ्रू कुछ उधार लेता है, और एक शॉर्ट टर्म का होता है, काफ़ी कम टाइम में होता है वो। एक दिन मान लीजिए अपन, 2 दिन, मतलब वो आता लौटा देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इतने ही थे क्वेश्चंस। ठीक है, अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन है जो इस लास्ट वीक के मैंने कहा साथ में लेके आ जाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, डेली क्लासेस में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो यूजलेस भी होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले नहीं रहते वो। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन से मे भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं ये आपको नहीं बोलता कि भाई यही आएंगे, आते हैं, चांसेस ज़ाहिर रहते हैं। लाइक वीकली करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट आते हैं, मंथली करते हैं तो और इम्पोर्टेंट आते हैं, ईयरली करते हैं तो और एक ईयर वाइज सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगा, जो भी 7 से 14 के बीच है या 8 से 15 के बीच है, वो सारे करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। तब तक आप इसको देखिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, कोई इसमें कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल जीके की बातें हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।